हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक छूट गया था क्लास 6 का, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री स्टेप्स, उसको आज हम लोग फाइनल टच देंगे। तो फर्स्ट टॉपिक वॉल्यूम 1 में जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के कई टाइप्स पढ़े थे, उसके कुछ मेजरमेंट्स पढ़े थे और मतलब थ्योरेटिकल पार्ट उसमें पढ़े थे। तो वॉल्यूम 2 जो है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आप जब तक उसके जितने भी थ्योरी पढ़ लें, उस पर जब तक आप एक्सरसाइज नहीं बनाएंगे, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। मैथमेटिक्स जो है हमेशा मैक्सिमम एक्सरसाइज आपसे मांगता है। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उस पर, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो वॉल्यूम 2 आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको उससे पहले वॉल्यूम 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी थ्योरी पार्ट कॉन्सेप्ट होगा, तो थ्योरी जो वॉल्यूम 2 में हम जो अभी कुछ एक्सरसाइज बताएंगे उसको समझने में आपको इजी होगा। तो हमारे वॉल्यूम 2 को देखने से पहले आप वॉल्यूम 1 को, थ्योरेटिकल पार्ट को जरूर देखें। तो अभी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वॉल्यूम 1 में क्या क्या कवर किए थे उसका एक झलक दे देते हैं इसमें हम। उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो वॉल्यूम 1 जो था हमारा, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, ये क्लास 6 का था। इसमें जो हमने टॉपिक कवर किया था कि हमने मेजरमेंट के लिए क्या क्या चीज, एक बेसिक चीज यूज करते हैं। तो हमने क्या किया था, यूज करते थे हम डिवाइडर, रूलर, ये सारे हमने चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। प्रोटेक्टर्स, जिसको हम लोग हिंदी में चांद बोलते थे, ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में अवेलेबल होते हैं। हमने मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट पढ़ा था। लाइन सेगमेंट पढ़ा था। टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े थे। टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब इसमें क्या क्या था टाइप्स ऑफ एंगल में? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो क्या होता था, लेस देन 90 डिग्री होता था। एक्यूट एंगल जैसे इस तरह का, ये शेप में जो एंगल बनेगा, इसको अगर ए, इसको बी, इसको अगर सी माने, तो यहाँ पे सपोज अगर ये 45 डिग्री बन रहा है, तो ये एक्यूट एंगल होगा। यानी 90 डिग्री से नीचे जितने भी होंगे, वो 40 हो, 45 हो, 80 हो, 85 हो, ये सारे एक्यूट एंगल होंगे। अब अगर हम राइट एंगल की बात करें, तो राइट एंगल क्या होता है, वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। उसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कर रखी, तो वो इधर स्ट्रेट होता है, 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हमने राइट एंगल के बाद क्या पढ़ा था, स्ट्रेट एंगल पढ़ा था। स्ट्रेट एंगल पढ़ा था। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, वो 180 डिग्री का होता है। और 180 डिग्री आपका जब भी बनेगा स्ट्रेट एंगल, तो एक सीधी लाइन पे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पे। तो यहाँ पे एक कोई पॉइंट अगर ए है, इस पे जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल आपका 180 डिग्री का होगा। इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन पे चूंकि बनता है, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल भी पढ़ा था, राइट एंगल पढ़ा था, स्ट्रेट एंगल पढ़ा था। उसके बाद आपने पढ़ा था ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जिसको कि हम लोग बोलते हैं अधिक कोण, यानी कि 90 डिग्री से अधिक एंड 180 डिग्री से कम। ये जो एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। कहने का मतलब 95 भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेस देन 180 तक।
तो इसको बनाने के लिए जैसे राइट एंगल क्या होता है, यहाँ पे बनता है ऐसे, ये 90 डिग्री होता है। लेकिन इसको, इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा ले लें, इधर हल्का सा बढ़ा दें, ये तो 90 से तो बढ़ गया। मान लो कि ये सपोज आप जब प्रोटेक्टर से नापोगे तब होता है ये 120 या जो भी है, नापने के बाद मान लो 120 बन गया। तो अगर ये हमारा ए ओ बी इसका नाम दें, तो ये जो ए ओ बी एंगल ए ओ बी बनेगा, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। हम पीछे का ब्रीफ, वॉल्यूम 1 का ब्रीफ यहाँ देते जा रहे हैं। अब हम आगे जाते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं। इसे पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करने से ये हो जाएगा आपको कि अभी एक्सरसाइज समझने में इजी होगा। इसीलिए मैं थोड़ा हल्का ब्रीफ में सब कुछ टच करते जा रहा हूँ। रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या था, वो ग्रेटर देन 180 था, 180 से ज्यादा था, और लेस देन 360 था। रिफ्लेक्स एंगल बोलते थे इसको। इसको कैसे बनाएंगे? अब देखो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता था, 180 डिग्री हमारा क्या मानता है, स्ट्रेट लाइन भी बनता है, जिसको कि हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। ये 180 हो गया, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। इसी लाइन को यहाँ पे अगर ओ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ से हम करके यहाँ ले आए, हल्का सा। इस लाइन को हम, जो मेरा 180 डिग्री था, इसको यहाँ से खिसका कर हम थोड़ा सा और नीचे ले आए, ये एंगल यहाँ तक आ जाएगा। फिर तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आएगा, मान लो कि वो 200, सपोज कि वो 200 डिग्री का हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 200 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। यानी 360 डिग्री से पहले का जितना भी एंगल हो, थ्री होता वो 320 का बन जाए, कुछ भी, तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। तो हमने अभी एंगल्स के टाइप्स आपको बता दिए। क्या क्या बताए, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, सबका शेप भी मैंने बना के दिखा दिया। स्ट्रेट एंगल बता दिया, 180 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल बता दिया, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री का होता है। इसका एग्जांपल्स मैंने यहाँ देके दिखाया आपको, क्योंकि राइट एंगल जो बनता है ऐसे बनता है, इसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यानी यहाँ जैसे ही आएगा वन, मान लो कि 120 हो, 110 जो भी बनता है, आपको प्रोटेक्टर से नाप के देखोगे, तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारा ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 होता है। तो 180 आप जानते हैं, ये यहाँ तक आता है। हम इसे थोड़ी सी भी लाइन आगे जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये चला आएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स भी पढ़े थे उस दिन। उसके बाद उसके बाद हम पढ़े थे परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को, स्ट्रेट लाइंस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, उसका चारों साइड का जो एंगल बनेगा ना, वो हर साइड में 90 डिग्री बनेगा। तो जब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, मान लिया ये एक्स वाई लाइन है, ये ए बी लाइन है, और ये सारे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, यानी कि एक्स वाई परपेंडिकुलर टू ए बी, एक्स वाई परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसे होता है, या फिर हम लिख सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, दोनों में से कोई। एक्स वाई भी ए बी पे परपेंडिकुलर है, ए बी भी एक्स वाई पे परपेंडिकुलर। कंडीशन ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन पढ़ा था। आगे पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, इसमें पढ़ा था हमने स्केलिने, स्केलिने ट्रायंगल, यानी विषम बाहु त्रिभुज, SCALEN, स्केलिने ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज बोलते थे हम। ये विषम बाहु बाहु यानी भुजा होता है, साइड्स, इसके सारे कोई भी साइड्स जो है ना बराबर नहीं होंगे। ये साइड इतना बड़ा है, हो सकता है ये साइड इससे भी बड़ा हो, और तीसरा साइड ये भी बड़ा हो, इससे भी बड़ा हो। तो कोई भी साइड्स जो है ना एक दूसरे के बराबर नहीं होगा।
किसमें नहीं होगा बराबर? स्केलिने एंगल में, स्केलिने ट्रायंगल में। तो जब साइड से बड़ा नहीं होता है तो इसका जो एंगल होता है ना, ये भी बराबर नहीं होता है। अगर साइड बराबर नहीं है तो एंगल भी बराबर नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन इन तीनों का, मान लो ये ए बी सी है, इन तीनों का सम जो होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी किसी भी ट्रायंगल में, किसी टाइप का ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा ऑलवेज। भले कोई 90 डिग्री हो, कोई 30 डिग्री हो, कोई कुछ और हो, तो उस तरह को जोड़ने के बाद इन तीनों एंगल का 180 होगा। लेकिन एस्केलने एंगल में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ना तो साइड्स इक्वल होंगे ना तो एंगल इक्वल होंगे। दूसरा हमने बताया था आइसोसेलेस, आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल। इसमें होता था समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु, यानी जिसका कि दो साइड्स, टू साइड्स आर इक्वल, दो भुजा जिसका बराबर हो। तो टू साइड्स मान लो ये और ये दोनों बराबर है। तीसरा सपोज बराबर नहीं, यानी ये बराबर ये, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जब दो साइड्स बराबर होंगे ना, तो उसके ये जो दो एंगल होंगे ये भी बराबर होंगे। हो सकता है ये आपका, मान लो कि 65, और अगर 65 हो रहा है तो ये 130 हो गया, 130 डिग्री इन दोनों का सम। तो जो रेस्ट बचेगा वो ये एंगल होगा। अगर ए बी सी है आइसोसेलेस एंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, ये दोनों साइड्स अगर बराबर हैं, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा। रिमेनिंग जो होगा क्या होगा वो, ये दोनों 65 प्लस 65 कितना हो गया आपका 130, और टोटल होता है इसका 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से इन दोनों का सम अगर हम माइनस करते हैं 130 डिग्री को, तो कितना हो गया 50 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल निकलेगा हमारा 50 डिग्री का होगा। इसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन थर्ड एंगल इक्वल नहीं होता, ये आइसोसेलेस एंगल होता है। ये भी आपने समझ गया। थर्ड पे हम आते हैं, एक था इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक क्या था? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। बाहु मीन्स भुजा, साइड्स। इक्विलेटरल यानी समबाहु, यानी कि उसके तीनों साइड्स बराबर होंगे। थ्री साइड्स हो गए, ये भी इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन। ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीनों साइड्स बराबर हैं। और जब तीनों साइड्स बराबर हैं तो आपके ये तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तो कितने कितने के ये एंगल हो जाएंगे? आपको पता है कि एक ट्रायंगल में कितना होता है 180 डिग्री, और तीन साइड्स और तीन एंगल है तो इसको थ्री से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब ये सारे जो एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। सारे क्वेश्चंस इसी सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे हैं। अब हम बताए थे, आगे बताए थे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी चतुर्भुज के प्रकार। तो क्या क्या बताए थे हम? पहला बताए थे हम आपको रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बताए थे। रेक्टेंगल्स के फीचर्स हमने क्या बताए थे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसको अगर हम मान लें ए बी सी डी, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी ए डी और बी सी बराबर होगा। ये लेंथ में भी बराबर होगा दोनों, और पैरेलल भी होगा एक दूसरे के, यानी कि समान दूरी से पर एक दूसरे से होंगे। उसी तरह ए बी और सी डी, यानी इसके जो बराबर है ए बी के बराबर होगा सी डी। इसमें एक और फीचर्स था, ये सारे जो एंगल यहाँ बनते हैं ये सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं, ये ध्यान रखना।
अब इसमें जो डायगोनल्स होते हैं, अगर हम इसके डायगोनल्स को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो डायगोनल्स जो यहाँ पे होंगे, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाएगा इसमें, ये हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि इसमें चारों साइड्स जो है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी इसके अपोजिट ये है, तो ये इक्वल है लेंथ में भी और पैरेलल भी है, और इसके इक्वल अपोजिट में ये है तो पैरेलल भी है और इक्वल है, लेकिन इस साइड्स के बराबर ये नहीं है। इसीलिए यहाँ जो है 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। ये रेक्टेंगल्स के फीचर्स हैं। रेक्टेंगल्स के तीन चार फीचर्स हैं, आपको ध्यान रखना है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड जो क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल्स जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब हम इस पे अगर आते हैं, बी नंबर में हम रेक्टेंगल यानी आयत की बात की है हमने। दूसरा अगर आते हैं हम स्क्वायर में, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होता है एंड पैरेलल। ए बी सी डी, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। चारों साइड इसके बराबर होंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट साइड्स होंगे, चारों साइड्स बराबर होंगे। इसमें भी चारों एंगल भी इसमें 90 डिग्री के बनेंगे। और इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा? 90 डिग्री चारों साइड में, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। ये स्क्वायर के फीचर्स हो गए। अगला हमने बताया था पैरेललोग्राम्स। जिसको कि हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, समानांतर। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, मान लो आप, एक एग्जांपल से बनाता हूँ, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बन पाएगा, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। इसमें भी मान लो ये ए बी सी डी, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड, कुछ भी दे सकते हो, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, कुछ भी दे सकते हो। हम एबीसीडी से मान के बना रहे हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं जब एक ही लाइन पे जो एंगल बनाता है, यानी अगर ये जो लाइन है, इस लाइन पे जो एंगल बन रहा है, यानी एंगल बी एंड एंगल सी, इन दोनों का जो सम होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री होगा। उसी तरह एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी, इसका भी सम 180 डिग्री होगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, ये इस इसके पैरेलल होगा, एडी पैरेलल होगा बीसी के, और ए बी पैरेलल होगा सीडी के। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, यानी कि इसका जो ये होगा इसके समानांतर होगा और इसके समानांतर ये होगा। पैरेललोग्राम्स के ये फीचर्स। अब अगर हम आते हैं नेक्स्ट वन पे, रोम्बस। तो रोम्बस यानी क्या होगा, समचतुर्भुज। ऑलमोस्ट इसका जो फीचर्स है, मान के चलिए आप स्क्वायर के टाइप में है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है स्क्वायर और इसमें। आप उसको कंपेरेटिव जब देखेंगे, मैंने ऑलरेडी पीछे वॉल्यूम वन में बता रखा है, ये सम चतुर्भुज होता है। ऑल साइड्स इसके इक्वल एंड पैरेलल होते, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ, रोम्बस में। और जैसे इसमें जो स्क्वायर में हम, इसका जो डायगोनल्स था एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता था, उसी तरह रोम्बस में भी क्योंकि साइड्स ऑल इक्वल हैं, इसमें जो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो सारे जो है 90 डिग्री पे ही करेंगे। सारे जो एंगल वहां पे बनेंगे इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री पे होंगे। ये रोम्बस हो गया आपका। उसके बाद हमने फीचर्स बताया था ट्रेपीजियम का।
ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज जिसको बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है ना कि इसके जो दो साइड्स होते हैं ना, दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और दो साइड्स पैरेलल नहीं होते हैं। उसका इमेज कैसे आप बना सकते हैं? मान लिया हमने दो साइड्स ये बना लिया, ये एक दूसरे के पैरेलल है। अब इसको दूसरे को अगर अपोजिट साइड्स को पैरेलल नहीं बनाना है तो इसको यहां से अगर हम ऐसे मिलाएं, यहां से अगर हम ऐसे मिलाएं, ये अब इसको अगर हम नाम ए बी सी और डी दे रहे हैं, तो आप देखिए कि पैरेलल लाइंस होता है जो समान दूरी पर एक दूसरे से चलता चले और कहीं भी उसका एंड ना हो, एंड में कहीं भी मीटिंग पॉइंट ना हो। तो ए डी और बी सी को जब आप आगे बढ़ाते जाएंगे ना, कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। तो ये पैरेलल लाइंस हो गया। लेकिन जब ए बी और डी सी को जब हम आगे बढ़ाएंगे, आप देख लो, आगे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे जाके मिल जा रहा है यहाँ पे। ये पैरेलल लाइन नहीं है। ए बी और सी डी जो है पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि ये इसका कहीं ना कहीं जाके मीटिंग पॉइंट है। लेकिन ए डी और बी सी जो है पैरेलल लाइंस है, क्योंकि इसका कितना भी आगे बढ़ाते जाओगे इधर अपोजिट साइड में एक दूसरे के, कहीं एक दूसरे से नहीं मिलेगा। तो ये हो गया ट्रेपीजियम। इसमें क्या मेन फीचर्स इसका ये है, वन पेयर पैरेलल होता है, वन इज नॉट पैरेलल। तो ये सारे टॉपिक्स हमने उस दिन कवर किए थे। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अब इसको एक्सरसाइज आप लोग, मैं दो दो तीन तीन एग्जांपल्स हर टॉपिक पे दे दूंगा। आपको क्या करना है, उसमें से बाकी के एक्सरसाइज खुद से करने हैं। और खुद से करने के बाद जो आपको प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को आप हमारे यूट्यूब के चैनल के मैसेज कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उसका रिप्लाई करेंगे। आप लोगों के साइड से हमारे व्यूअर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके फीडबैक्स नहीं आ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा है, बुरा है। और निगेटिव फीडबैक अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमियां हैं, उसको भी बताएं। क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा अपना डिमेरिट्स आप, मैं खुद से चीजों को समझ नहीं सकता कि बच्चे को हाँ किस तरह से समझाया जाए कि ताकि उसको आ सके, समझ में आ सके। हर बच्चा एक जैसा होता नहीं है। कुछ बच्चा बहुत इजीली समझ लेता है, कुछ बच्चे को समझने में टाइम लगता है। तो टीचर को जब तक उस बच्चे का मेरिट्स डिमेरिट्स वो खुद से नहीं लिखेगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको एक्सप्लेन अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि हम हर बच्चे को कवर करें। लेकिन हो सकता है कहीं कहीं मिस्टेक हो जाए, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर अच्छा नहीं लगता तो कमेंट बॉक्स में लिखें हाँ सर इसमें ये हमको लग रहा है और कैसे बेटर बनाया जाता है। आप बेटरमेंट के लिए लिखें, हम उसको बेटर भी करें। तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं अब हम। जैसे हमने उस दिन बताया था फर्स्ट वॉल्यूम में, एक वॉल क्लॉक आपको बनाया था यहाँ पे। यहाँ पे हमारे वॉल क्लॉक में क्या होता है, 12 होता है। यहाँ पे क्या होता है, 3 होता है। यहाँ पे क्या होता है, 6 होता है। यहाँ पे क्या होता है, 9 होता है। यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो मान लो, आप वो मान लो इसको। यहाँ से उसने बताया था घंटे की सुई भी होती है इसमें और मिनट की भी सुई होती है। तो यहाँ से यहाँ अगर इसको हम 1 रिवॉल्यूशन माने, अगर घंटे की सुई 12 से 3 तक आता है तो 1 रिवॉल्यूशन, ये जो बनता है ये 90 डिग्री बनता है। यहाँ से यहाँ जब आएगा तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से यहाँ जब आएगा ये भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से यहाँ जब आएगा तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। और पूरे जब एक पूरा चक्कर लगेगा 12 से स्टार्ट करके वापस से जब घंटे की 12 पे आएगी, यानी कि उसने 360 डिग्री कवर कर लिया। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, ये 1/4 रिवॉल्यूशन हुआ। अगर इसको हम पूरे को कंप्लीट रिवॉल्यूशन माने, यहाँ से यहाँ तक ये 1/4 होगा रिवॉल्यूशन। यहाँ पे अगर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आता तो ये हाफ रिवॉल्यूशन हुआ। यहाँ से स्टार्ट करते हुए अगर घंटे की सुई, हमारे आवर्स की जो सुई है यहाँ तक आता है, तो कितना हुआ, 1/4, हाफ, 3/4। ये हो गया 1/4। यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका हाफ रिवॉल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट करके अगर यहाँ तक आता है तो ये हो गया आपका 3/4 रिवॉल्यूशन। और अगर ये पूरा चक्कर आवर्स वाला जो सुई है
वो पूरा चक्कर लगाता है, इसको बोलते हैं फुल रिवॉल्यूशन। इस पे कई सारे क्वेश्चंस हैं आपके क्लास 6 में। अब जैसे बता रहा है कि अगर घंटे की सुई 3 से लेके कहाँ पे आ जाए, 9 पे, यानी यहां से स्टार्ट किया और यहाँ पे चलाया, तो कितना हुआ। यहाँ से यहाँ अगर सिर्फ हम जब यहाँ से यहाँ स्टार्ट किए तो 1/4 हुआ था। जब यहाँ मैंने हर एक 90 डिग्री पे वो 1/4 बनाता है। हर यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, हर 3 घंटे पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है घंटे की सुई। तो जब 3 से 6 गया तो यहाँ 90 डिग्री बना, यानी यहाँ भी 1/4 बना। और यहाँ से जब 9 पर आया तो यहाँ भी 1/4 बना। ये जो, अब देखो, अब 3 से लेके यहाँ तक क्या बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है। ये दोनों मिलके 180 डिग्री बन गया। और रिवोल्यूशन कितना किया, हाफ रिवोल्यूशन हुआ। हाफ रिवोल्यूशन यानी कि इस सर्कल को, इस क्लॉक को अगर बीचों बीच कट करोगे आप, देखो क्या हो रहा है। ये यहां से स्टार्ट किया और यहां तक आया, यानी 3 से लेके 9 तक आने में उसको, 3 से 9 तक आने में हाफ रिवॉल्यूशन करना पड़ा उसको। अगर ये घंटे की सी यहां से स्टार्ट करके, सपोज ये 9 तक आता है, क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ 12 से स्टार्ट करके आवर्स की सुई 9 पे पहुंचती है तो कितने कितने रिवॉल्यूशन लेती है। 1 से 12 तक ले लो, 1 से लेके 12 तक, 12 सॉरी 9, 12 से, सॉरी, 12 से 9 तक लिया। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1/4 रिवॉल्यूशन, यहाँ से यहाँ तक हाफ रिवॉल्यूशन, और यहाँ जब पहुंचेगा तो मैंने देखो ये बताया था, ये तीनों को जब ऐड करो यहाँ तक आते आते ये 3/4 रिवॉल्यूशन होगा। 3/4, आप ये याद रखो हमेशा। 1/4 यहाँ से जब स्टार्ट हुआ, ये पूरा यहाँ जब स्ट्रेट लाइन बन जाता है यहाँ से यहाँ तक में हाफ, यहाँ से यहाँ आएगा 3/4, अब पूरा कंप्लीट, यानी कि 360 डिग्री बनेगा फुल रिवॉल्यूशन। वो स्टार्ट कहीं से भी कर सकता है, मैंने 12 से 12 से स्टार्ट करके बताया, वो 3 से भी स्टार्ट कर सकता है। 3 से लेके मान लिया जाए 9 तक आया था तो हाफ रिवॉल्यूशन हो गया था। 3 से लेकर अगर वो 12 तक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब करा स्टार्ट, स्टार्ट एट 12, 12 से स्टार्ट किया हमने। मेक ए हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। यहां से स्टार्ट करके जब हम हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन यानी यहां तक जब आए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचता है। तो आपसे पूछेगा कि देन, उस टाइम पे जब क्लॉकवाइज जाते हैं तो वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन कंप्लीट। तो जब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो आवर्स की सुई कहाँ पे स्टॉप होगी, 6 पे। सेम क्वेश्चन अगर रिपीट कर दे आपसे, इफ ए आवर सुई स्टार्ट फ्रॉम 12 एंड एंड एट 9, देन हाउ मच रिवॉल्यूशन। ये यहां से स्टार्ट किया और यहां तक जैसे ही आया तो 1/4, यहां तक आते आते हाफ हो गया, यहां तक आते आते 3/4 हो गया, यानी 9 पर पहुंचते पहुंचते वो 3/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। अब आपको मैंने वो भी डायरेक्शन भी बताया था। डायरेक्शन क्या बताया था हमने, ऊपर में नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट। तो अगर आपको बोला जाए कि विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, यानी यहां से फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अगर हम ईस्ट है, घड़ी में कहाँ होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। ईस्ट में हम खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम पैदल चलते चलते हाफ रिवॉल्यूशन हम कहाँ कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे। हाफ रिवॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, हाफ रिवॉल्यूशन यहाँ हुआ। तो हम जब ईस्ट साइड से स्टार्ट किए
हाफ रिवॉल्यूशन के बाद हम कहाँ कर लिए, वेस्ट पहुंच जाएंगे। ईस्ट से शुरू करते करते हाफ रिवॉल्यूशन जब करेंगे हम तो वेस्ट साइड पहुंच जाएंगे। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना है इसको। अब एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रो बाय द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक। क्लॉक अब बना हुआ है मेरे बोर्ड पे। व्हेन इट गोज फ्रॉम 12 टू 9, 12 यहाँ था और 9 यहाँ। मान लो ये क्लॉक है, 12, 3, 6, 9। यहाँ पे भी 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे भी फिर 90 डिग्री बनता है, यहाँ आते आते फिर 90 डिग्री बनता है। तो कह रहा है अगर 12 से 99 पे जाता है आवर हैंड्स, घंटे की सुई, तो राइट एंगल, हाउ मेनी राइट एंगल्स इट विल मेक। तो एक राइट एंगल यहाँ बन गया 3 पर पहुंचते ही, दूसरा राइट एंगल 6 पे पहुंचते ही बन गया, और तीसरा राइट एंगल 9 पे पहुंचते ही बन गया। तो कितने राइट एंगल बनाए, जब आवर्स की सी 12 से स्टार्ट करके 9 तक आया, एक यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बनाया, तीसरा यहाँ, यानी कि 3 राइट एंगल्स बनाया, 3 राइट एंगल्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। अब हम नेक्स्ट वन पे आते हैं। अब इसी में सपोज आपसे, हम घड़ी में ही जाते हैं। रिफ्लेक्स एंगल को मैंने डिफाइन किया था कि वो 180 डिग्री से रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बताया था हमने रिफ्लेक्स एंगल क्या होता था, वो 180 डिग्री से ग्रेटर, 180 डिग्री से ज्यादा होता था, और 360 डिग्री से कम होता था रिफ्लेक्स एंगल जो था। अगर आपसे पूछे जाए वॉल क्लॉक में ही कि रिफ्लेक्स एंगल कितने रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होगा, अगर वो 12 से स्टार्ट करता है तो, अगर कोई भी घंटे की सुई 12 से स्टार्ट करे तो रिफ्लेक्स एंगल कब बनेगा। तो आप खुद देखो यहाँ पे, रिफ्लेक्स एंगल कब बन रहा है, 180 डिग्री से जब ज्यादा जाएगा। तो 180 डिग्री कहाँ बनेगा, 90 प्लस 90 180 होता है। यहाँ 3 पर आते ही 90 बन गया, और 6 पे आते ही यहाँ 180 बन गया। तो यहाँ तक 6 पे तो 180 बन गया। अब इससे ज्यादा जैसे ही आगे बढ़ेगा, हाफ रिवॉल्यूशन, यहाँ तक आया 1/4 रिवॉल्यूशन, यहाँ हुआ हाफ रिवॉल्यूशन, मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन जैसे ही हुआ, वो रिफ्लेक्स एंगल बना लेगा। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कब बनेगा, जब मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन, मेरी राइटिंग पे ध्यान ना दें, मेरे कंसेप्ट पे ध्यान दें, जल्दबाजी में लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। रिफ्लेक्स एंगल होता है मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। तो वॉल क्लॉक अगर 12 से स्टार्ट किया तो इसको रिफ्लेक्स एंगल बनाने के लिए मोर देन, क्योंकि हाफ रिवॉल्यूशन होता है 180 डिग्री, 6 पे जब पहुंचता है, तो जब तक 6 तक है वॉल क्लॉक की घड़ी, 12 से घूमते घूमते जब तक 6 पे आया, तब तक तो वो रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, स्ट्रेट एंगल है। और जैसे ही वो हाफ रिवॉल्यूशन क्रॉस करके यहाँ आगे बढ़ता है, यानी मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है। हाफ रिवॉल्यूशन कैसे बना, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 1/4, यहाँ से यहाँ हाफ, यहाँ 3/4, और जब ये पूरा कंप्लीट कर लेगा तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन पे आते हैं हम। क्लॉक पे कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको देख लेना। इसमें पूछेगा आपका कौन सा राइट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल है। तो मैंने पहले ही बता रखा है, जो 90 डिग्री से लेस है तो वो एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री ये यहाँ पे बनता है, ये 90 डिग्री का है। ये जो है क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। ये जो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। जैसे
सबको मानो यहाँ पे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये क्या हो गया? ये एक्यूट एंगल हो गया, यानी कि न्यून कोण जिसको बोलते हैं, ये लेस देन 90 डिग्री है। ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री बना रहा है। इससे ये जो डंडा है, ये जैसे ही हल्का से इधर आएगा, अब इसको मान लो, अब पहले ये मान लो यहाँ पे था, ये खिसक के यहाँ पे आ गया 90 डिग्री से ज्यादा, 180 से भी ज्यादा चला गया ये। 180 यहाँ बनता था, तो 180 से भी ज्यादा गया, तो ये क्या बनेगा? अभी जस्ट बताया था मैंने, ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। ये क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि यहाँ पे हम ओ माने, ये ए माने, ये बी माने, एंगल ए ओ बी जो बनेगा, ये क्या बना? रिफ्लेक्स एंगल। और ये जो बना, ये 90 डिग्री तो यहाँ पे होगा, स्ट्रेट लाइन जब बनेगा यहाँ तो, लेकिन इस ये क्या किया? 90 डिग्री को क्रॉस कर चुका है और 180 से पीछे है। इसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। अगर हम इसको ओ माने, इसको ए माने, इसको बी माने, तो एंगल ए ओ बी जो बनेगा, ये क्या बन गया? ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। इस तरह के आपको पिक्चर दे दिया जाएगा, तो आप प्रोटेक्टर से भी इसको, इस पर प्रोटेक्टर रखकर, प्रोटेक्टर मैंने बताया था चांद जैसे होता है, इसमें उसमें डिग्री लिखा होता है, यहाँ जीरो होता है, यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ 180 डिग्री होगा। इसको जब इस पॉइंट्स पे रख के इस जीरो को इस जीरो से मिलाएंगे, और यहाँ से जब आप इसको, इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे, आपको सारा एंगल्स पता चलते चला जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग उसको ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, वो सारे के सारे। स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा? देखो, अब सीधी लाइन पे जो बनती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा आपके पास, उसको बनाना है। ये भी कवर हो गया आपका एक्सरसाइज में। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक इंग्लिश में कोर्स है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस चाहिए। मैं कितना भी अच्छा से समझा दूं, कोई भी टीचर कितना भी अच्छा से समझा देंगे, मैथमेटिक्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं समझ पाओगे, ये गारंटेड है। आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज एक ही तरह के क्वेश्चन पे करते जाओगे, आप उसमें परफेक्ट होते चले जाओगे। नेक्स्ट वन आते हैं हम। अब सपोज लोग, आपको पता था एक ट्रायंगल में टोटल जो सम होता है, ये ए बी सी है, 180 डिग्री होता था सम, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू सम, जो तीनों का था वो 180 डिग्री होता था। अब इसमें से कोई बोल दे आपको, ये आपका 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा? एंगल ए। इसमें क्या होगा? आपको पता है ये तीनों मिलकर कितना बनता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर दो, -60 -70, ये दोनों का सम कितना था? 130, यानी 180 डिग्री, और ये 130 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा? 50 डिग्री। ये कितना हो गया एंगल ए? 50 डिग्री का बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। कुछ एक्यूट एंगल्स के एग्जांपल मान सकते हैं। तो एक्यूट एंगल आपको पता है 90 डिग्री जो लेस होता है, 80 डाल दो, 60 डाल दो, 40 डाल दो, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस जब पूछेगा, एक ऑब्ट्यूस क्या होता है? मोर देन 90, लेस देन 180। तो उसके बीच में 90 के बाद क्या होगा? 95, 100, 120, यानी 180 से नीचे कम, और 90 से ज्यादा आपको लेना है, ऑब्ट्यूस में चले जाओगे। इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट वन पे आते हैं हम। अब एक क्वेश्चन है, लेट पी क्यू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन
सेगमेंट एक्स वाई पी क्यू, ये मान लिया जाए एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू। ये कह रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, कोई एक लाइन एक्स वाई है, ये एक्स वाई, इसके ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कहने का सेंस है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये लाइन सेगमेंट जहां इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम उसने ए दिया है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई? एंगल पी ए वाई, इसका मेजरमेंट क्या होगा? आपको पता है जब परपेंडिकुलर लाइन हो, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दूसरे पर जब परपेंडिकुलर हो तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो यहाँ लिखा हुआ पी ए वाई, जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पे किसी भी एंगल में, उसको बीच में लिखा जाता है, ये भी हमेशा ध्यान रखो। एंगल पी ए वाई, तो ये जो एंगल बनाएगा ये 90 डिग्री का होगा। अब एक्सरसाइज, अब एक एंगल हम मान लेते बनाते हैं हम, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। आपको अगर इसमें बोल दिया जाए कि एक इसमें 6 सेंटीमीटर का है, एक 7 सेंटीमीटर का है, और एक 8 सेंटीमीटर का लेंथ है, यानी तीनों साइड्स जो है बराबर नहीं है। तो जब तीनों साइड्स बराबर नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलने एंगल बोलते हैं। SCALENE, स्केलने एंगल, मैंने पहले ही बताया था। उसी तरह अगर किसी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल अगर राइट 90 डिग्री का हो तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का जैसे ही बनेगा उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या होते हैं? टू साइड्स इक्वल होते हैं। और अगर टू साइड्स किसी के इक्वल हो, मान लिया ये और दो, ये और ये इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? टू साइड्स जब इक्वल हैं, पूछ दे आपसे कि सपोज इसमें दे दिया एक्स वाई जेड, बोल दिया कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड है, एक्स वाई और वाई जेड इक्वल टू है, तो और तो इस केस में ये क्या होगा? ये होगा आपका आइसोसेलेस एंगल, टू साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस एंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें टू साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जांपल्स पे आते हैं। जैसे आता है क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है कि ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल, ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। मैंने पहले ये सब बता रखा है कि रेक्टेंगल के जो ईच एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, वो लिखा हुआ है। पूछ रहा है ट्रू है फॉल्स है। जब सारे राइट एंगल्स हैं इसका मतलब वो ट्रू है। दूसरा एग्जांपल पूछा है पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं जिसको। पैरेललोग्राम के बारे में पूछ रहा है कि ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इन लेंथ। वो कह रहा है कि ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये। नहीं, पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ए बी सी डी अगर लें, ए बी और बी सी इक्वल होगा, ए बी और बी, ए बी और सी डी इक्वल पैरेलल होगा, और बी सी और ए डी पैरेलल होगा। इसका मतलब ये जो बोल रहा है ऑल द, और ये इस साइड के बराबर ये भी नहीं होगा, इस साइड के बराबर ये भी नहीं होगा, यानी जबकि यहाँ क्या बोल रहा है? ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी ये हो गया आपका फॉल्स।
पॉलीगॉन्स क्या होता है? ये सारे पॉलीगॉन्स हैं। पॉलीगॉन जिसको हम बहुभुज बोलते हैं, बहुभुज, और वो क्लोज्ड होता है। मिनिमम 3 एंगल्स उसमें बनने चाहिए। ट्राइंगल, इसको भी पॉलीगॉन्स बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल, इसको भी हम पॉलीगॉन्स बोलेंगे। उसके बाद पेंटागन, जिसमें 5 एंगल्स बनते हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, कितने हो गए? ABCDE, 5 एंगल बने। इसको बोलते हैं हम क्या? पेंटागन। उसके बाद हेक्सागन, वो एक होता है हेक्सागन। ये सारे पॉलीगॉन्स के एग्जांपल्स हैं। पॉलीगॉन, ये सारे पॉलीगॉन के एग्जांपल थे, यानी कि मिनिमम उसमें 3 एंगल्स, 3 साइड्स होने चाहिए। और एक चीज, एक कंडीशन और है, वो क्लोज्ड होने चाहिए। स्ट्रेट, ये जब भी बनेगा स्ट्रेट लाइन से बनेगा। मिनिमम 3 एंगल्स होंगे। और सबके अलग अलग नाम हैं। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये पेंटागन हो गया, हेक्सागन में 6 होता है। 6 हो जाएगा। एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल, 6 हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। ऑक्टागन होता है एक, उसमें 8 एंगल होता है। ऑक्टागन में कितना होता है? 8 एंगल होते हैं। अब 8 कैसे बनाओगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑक्टागोन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम? ये हो गया आपका ऑक्टागोन। और आगे क्या हुआ? हेप्टागोन होता है एक, 7 जो होता है। हेप्टागोन में कितना होता है? 7 एंगल्स होता है। तो आप 7 बनाओ इसमें। 1, 2, 3। आप 7 पॉइंट्स कोई बना लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सातों पॉइंट्स को आप मिला दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 एंगल्स बन गए। ये हो गया हेप्टागोन। आपको इसके नाम पूछ सकते हैं, या इसमें पूछ सकते हैं कि हेप्टागोन में कितने एंगल्स होते हैं, तो बोलेंगे 7। हेक्सागोन में कितने होते हैं? तो 6। ऑक्टागोन में कितने होते हैं? तो 8। पेंटागोन में कितने होते हैं? 5। क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं? 4। ट्रायंगल में कितना होते हैं? 3। और ये ऑल दीज पिक्चर्स आर पॉलीगॉन्स। सारे के सारे स्ट्रेट कंडीशंस हैं, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन से बनेंगे। मिनिमम 3 एंगल्स होंगे। ये आपको ध्यान रखना। ये हो गया। अब अगर कोई बोल दे आपसे, ये एक, अब बताइए, ये आपका पॉलीगॉन्स है? ये पॉलीगॉन्स नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन क्लोज नहीं है, ये खाली जगह रह गया। या फिर ये क्या है? स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है? नहीं, ये कर्व लाइन से बना हुआ है, जो कि सर्कल है। इसलिए ये भी आपका पॉलीगॉन्स नहीं है। इस तरह के आपको क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे। अब हम कुछ
थ्री डायमेंशनल, इस तरह के प्रैक्टिस, ये यही सब क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे क्लास 6 के लिए स्पेशली। इसमें बहुत डिटेल्स में जाएगा ना आपसे, उसमें पूछ दिया जाएगा हेक्टागोन क्या है, पेंटागोन क्या है, उसमें कितने एंगल्स होंगे, कोई ऐसे सर्कल बना देगा, ये बोलेगा ये कि पॉलीगॉन है या नहीं है, नहीं है क्योंकि ये ओपन है, ये इस तरह का बना देगा, बोलेगा पॉलीगॉन है, नहीं है क्योंकि सर्कल में है, ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बना हुआ है। एक मान लिया जाए आपको क्या बोलेंगे इसको, कोन टाइप का बना देगा। अब हम आते हैं कुछ थ्री डायमेंशनल शेप, उस दिन चर्चा कर दिए थे, स्फेयर्स, गोला जिसको बोलते थे हम। ये सर्कल की तरह तो होता है, लेकिन सर्कल क्या होता है, फ्लैट होता है, ये थ्री डायमेंशनल होता है, जैसे मैंने उस दिन फुटबॉल का एग्जांपल दिया। उसके बाद कोन का एग्जांपल दिया था, कोन आइसक्रीम की तरह होता है, ये जैसे हो गया, ये कोन हो गया। सिलेंडर का एग्जांपल दिया था, ये सिलेंडर हो गया। उसके बाद क्यूबाइड का दिया था एग्जांपल, उसके बाद क्यूब का दिया था एग्जांपल। एक पिरामिड का दिया था एग्जांपल। ये सारे थ्री डायमेंशनल पिक्चर है। ये हो गया आपका पिरामिड, ये हो गया आपका कोन, ये हो गया आपका सिलेंडर, ये हो गया आपका क्यूब, ये हो गया आपका क्यूबॉइड, और ये हो गया आपका स्फेयर्स। तो इसमें क्या होता है, अब लगभग लास्ट ही है, अब थोड़े थोड़े इसके फीचर्स देख लें, फीचर्स ही आपसे पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे थ्री डायमेंशनल्स हैं। अब इसमें मेनली क्या है, क्यूबाइड में क्या है, क्यूब और क्यूबाइड सब में सिक्स फेस होता है, एक दो तीन चार, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड, छह, टोटल छह होगा। आप इसको देख लो आप, इससे पता चलेगा आपको, ये भी क्यूबाइड के फॉर्म में है। एक इधर हो गया, दो, तीन, चार, पांच, और एक इसके बैक, छह साइड। तो क्यूबाइड जो है छह साइड्स होंगे, क्यूबाइड में कितने होंगे, छह फेस होंगे, और सबके चार एज होंगे। उसके कितने एज होते हैं, किनारा जिसको बोलते हैं चार, देखो वन, टू, थ्री, फोर, हर फेस के इसके चार एज होंगे, जैसे टोटल जो सिक्स फेस हैं, हर फेस में इसके चार होंगे, साइड्स होंगे। अब यहाँ पे देखो वन टू थ्री, इसको ये भरा हुआ नहीं है, इधर फोर, टोटल फोर। तो क्यूबाइड में क्या हो जाएगा, सिक्स फेस, ईच हैज फोर एजेस एंड फोर कॉर्नर, कॉर्नर भी कितने हो जाएंगे, फोर, फोर कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर। तो सारे फेस फेस के इसके फोर कॉर्नर भी होंगे। अब क्यूब में जब आते हैं, इसमें भी सिक्स फेस होंगे, सबके फोर एज होंगे, फोर कॉर्नर भी होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसके सारे, जो वाइड और क्यूब में जो डिफरेंस है, कि इसके क्या होंगे कि सारे एज के जो लेंथ हैं किनारे का, इसमें सारे का इक्वल नहीं होगा, अपोजिट साइड का इक्वल होगा, लेकिन इसमें ऑल साइड्स जो है इक्वल होंगे। ऑल साइड्स के जो, ऑल साइड्स क्या होंगे इसके, इक्वल होंगे, एज, ऑल साइड के एज जो है इक्वल होंगे। जैसे आप जो लूडो खेलते हैं, लूडो में जो वो होता है उसका खेलने वाला, उसमें ये इस टाइप में ही होता है, जिसमें नंबरिंग लिखा रहता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जस्ट लाइक क्यूब होता है, क्यूब होता है। उसके क्या होते हैं, ऑल एजेस आर इक्वल्स। अब अगर हम पिरामिड की बात करें,
तो पिरामिड में क्या होता है, अब देखो इसमें आप सर्च करके देखो, ये 3 डायमेंशनल है, पूछेगा कितने फेस हैं, आपसे पूछेगा हाउ मेनी फेसेज इन पिरामिड, तो फेस देखो, एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, और एक बैक साइड में होगा उधर, यहाँ पे वो इमेज 3D तो है लेकिन हम इसको बना नहीं पाए हैं बोर्ड पे, एक पीछे साइड में हो गया, तो वन साइड, वन फेस इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, एक चौथा उधर, तो कितने हो गए, 4 फेस हो गए इसमें। उसके बाद एज कितने हैं, एज देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 एज इधर हो गया, फिर चौथा, पांचवा, छठा, तो इसमें कितने हो गए, 6 एज हो गए, एज 6, और साइड्स कितने हुए, फेस 6 एज, ये क्वेश्चन में आ जाएगा आपको। फेस कितने हैं, 4, और कॉर्नर्स कितने हैं, कॉर्नर देखो 4 है, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, 3 कॉर्नर, और एक यहाँ पे 4 कॉर्नर, कॉर्नर कितने हैं इसके, 4, ठीक है। कॉर्नर्स 4, फेसेस 4, लेकिन एज जो है इसमें 6 है, कैसे 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये पिरामिड। क्यूब का मैंने बता ही दिया था, क्यूब में क्या था, फेस, एज, और कॉर्नर्स, कितने फेसेज हैं, फेस कितने हैं इसमें, 4, एज कितने हैं, 6, सॉरी 4, 6 फेस हैं, 6 फेस हैं, और इस ईच फेस हैज 4 एज, और कॉर्नर कितने हो जाएंगे, ईच कॉर्नर, ईच सारे कॉर्नर्स के 4, ईच फेस के 4 कॉर्नर होंगे, टोटल कॉर्नर नहीं, हम बोल रहे हैं ईच फेस, फेस कितने हैं, 6, तो 6 कॉर्नर्स, हर फेस के 6 कॉर्नर होंगे, यानी टोटल 6 इंटू 4 24 कॉर्नर्स इसमें बन जाएंगे। फेस 6 है, एज भी, किनारा भी 4 है, और कॉर्नर भी 4 है। कॉर्नर कैसे, तो देख लो इसको, एक साइड के जब फेस में जाते हैं तो 1 कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, 4 कॉर्नर, इस तरह के 6 के 6 फेस में होंगे 4 कॉर्नर, तो इस 6 को जब 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉर्नर अगर आपसे पूछा जाए तो 24 बनते हैं, क्यूब में भी और क्यूबाइड में भी, जो है कॉर्नर में वही क्यूबाइड में है, अंतर सिर्फ इतना है कि क्यूबाइड के सारे साइड्स के जो लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसमें सारे साइड्स के लेंथ इक्वल नहीं होते। तो हमारा चैप्टर जो है ये अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, जिसमें कि हमने कई सारी चीजें पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, ट्रायंगल पढ़ा, एंगल पढ़ा, पॉलीगॉन्स पढ़ा, स्फेयर पढ़ा, 3 डायमेंशनल जो भी पिक्चर थे उसको पढ़े। आप इस पे प्रैक्टिस करें, और मेरे इस जो वीडियो है ना इसको पूरा डिटेल में देखें आप, जब तक आप थोड़ा सा देख के छोड़ देंगे ना, किसी मेरा हो या किसी के आप देखते हैं, पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप उसको नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, आधा अधूरा मत देखें, वीडियो कंप्लीट देखें, अच्छा लगे तो फीडबैक दें अच्छे, और आपको लगे कि कुछ इसमें और इम्प्रोवाइज करता तो उसका भी दें। तो आज के लिए हमारा ये चैप्टर क्लोज हो गया, क्लास 6 का अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर ले लेंगे अगले, शायद प्रोबेबली विद इन ए वीक, कभी भी हम लेके वीडियो अपलोड कर देंगे, तो इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास एक पॉपअप मैसेज जाएगा, ताकि और उस नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं। और मेरा जो भी क्लास है सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 और 7 का फोकस है, स्पेशली मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश ग्रामर। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं हमारे वीडियो को जरूर से जरूर देखें। आज के लिए थैंक यू।